हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा मैं आपको पॉलिटी का भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं घटना चक्र से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT जो हम लोग कर रहे हैं दृष्टि से, जो दृष्टि पब्लिकेशन का जो NCERT सीरीज आता है उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक का, जिसमें नया और पुराना दोनों NCERT का क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कोई भी स्टेट PCS दे रहे हैं या फिर BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और करंट अफेयर का भी मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ BR स्पेशल का। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका नोट्स, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर। यूरोपीय कंपनी का आगमन, इसमें क्या है तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे यूरोपीय भारत आए, उसका एक क्रम दिया गया है उससे रिलेटेड। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। 20 मई 1498 को पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट पे। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नीला जल का जो प्रतिपादन किसने किया? तो ये अल्मीडा ने किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया भारत। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो गोवा को कब छीना? 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह था उससे। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? तो अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो 1511 में कर लिया मंडी जो मलक्का है उस पर, और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, अर्थात जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली, इसने भारत की खोज किया मार्ग का। और जो इटली का निवासी था तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ये देख लीजिए, स्पेन का तो हो गया, ये कोलंबस हो गया जो स्पेन से था, ये वित्त पोषित था, इटली का मूल निवासी था। कौन? कोलंबस, जिसने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, मतलब ब्रिटेन का था कैप्टन कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड, अर्थात वर्तमान में जिसे तस्मानिया कहा जाता है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग
पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। जब वो करवाया था जिस समय इसका निर्माण, तो उस समय वह गवर्नर नहीं था 1503 में। अनिज्जी द्वीप और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के आगमन का क्रम, तो सबसे पहले हो गया पुर्तगाली, फिर आया डच, फिर अंग्रेज, डेन और फिर आ गया फ्रांसीसी। याद रखिएगा ये क्रम सही है, क्रम में इसका एकदम पूरा कौन है, पुर्तगाली, फिर आएगा डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। भारत वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा, जो 1958 से 1961 तक रहा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फायरेइरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। तो पुर्तगालियों का जो पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, 1503 में, कहाँ, कोचीन में, और दूसरा फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सातगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और एक जहाज से 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सूतनौती कलकत्ता का स्थान है को चुना। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे वो सब ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्हें ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसका प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। तो इतना बड़ा नाम है, उस कंपनी का नाम था उस समय ईस्ट इंडिया का। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तो उस समय जब उसका गठन किया गया था उस कंपनी का, तो उस समय कौन था भारत में शासन? तो अकबर का शासन था उस समय। लिवेंट
कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। तो ये क्या था? अस्थायी कारखाना स्थापित किया था कब? 1611 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया। सॉली का जो युद्ध हुआ था उसमें हराया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब होता है? 1746 से 1748। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था, उसके वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। का विस्तार मात्र था। गिरी सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज और फ्रांसीसी, में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-सापेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला-सापेल 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय अर्थात भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा जाता था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मेरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से
बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1663 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चीनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चीनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाने जाते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियाँ के आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो यूरोपीय कंपनी का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर फ्रांस। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो कब आया था वास्को डी गामा? 1498 एडी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर भारत आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन था? अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन हुआ? तो ये कौन था? अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन था, इसने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर चुनिए। तो वास्को डी गामा, तो ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? ये स्पेन ना? हाँ, स्पेन का था। कैप्टन कुक, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान हो गया हॉलैंड। देख लेते हैं इसका। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी थे। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमांस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर बी था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? तो कौन नहीं इसमें? पीटर मूडी नहीं है, बाकी डुआर्ट, बारबोसा, डोमिंगो प्यास, फर्नो नूनीस, ये सब पुर्तगाली था। पीटर मूडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये कौन था? अल्बुकर्क। आगे इसका देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या दिया है सॉल्यूशन में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना
अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये फर्स्ट ही गलत लग रहा है, तो पहला गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये भी सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो इसका तीनों सही है, बाकी उसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 11 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये कहाँ किया था? ये कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, तभी किया था। कब? 1503 में कोचीन में किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगाल किया था, पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली किया करता था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी तो हुगली में। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो वह क्या था? हुगली में। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो 1529 से लेकर 1538 ईस्वी रहा ने मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सातगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था और श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा कह रहा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा ऑप्शन कह रहा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा केवल एक, अर्थात पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये सही है, बाकी दोनों गलत है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद टेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी।
जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हुगली को बंगाल की खाड़ी में हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाल किया करता था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती अथवा सूतनौती कलकत्ता का स्थान है को चुना। उसे ही कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता के संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता या कालिकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता है। कोलकाता किसने बसाया? तो जॉब चार्नॉक ने। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में किया गया था। कब किया गया? 1688 ईस्वी में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने किया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प भी सही होगा, अर्थात इसमें विकल्प अंग्रेज अगर रहता तो या ब्रिटेन रहता तो ब्रिटेन होता, नहीं होने की वजह से डच हो गया क्योंकि दूसरे स्थान पे वही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। क्या यह सही है? देखते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसमें मात्र भी सही है, अर्थात डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। ऑप्शन नंबर 2, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा कह रहा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 2 और 3। 2 और 3 क्या है? सही है। क्या? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर जो सल्तनत से क्या किया? गोवा को छीन लिया था। और तीसरा यह, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर
फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका 2 और 3 सही है। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और ओडिशा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन 1 गलत है और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। अतः कथन 2 सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। अतः कथन 3 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी सही। तो उपयुक्त में से तीनों होना चाहिए। देखते हैं। तो जी हाँ, इसका तीनों सही होगा। उपर्युक्त तीनों का कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। यह तब है कि ईस्ट इंडिया में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को पहले प्राप्त किया गया था। कब किया गया था? 1593 में ही यह अधिकार मिला था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलाकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कितना बड़ा इसका नाम था, देखें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो उसमें कौन था? तो अकबर था, जब स्थापना हो रहा था लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1505 था। किस मुगल सम्राट के काल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ किया था? सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया।
कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। आगे देखते हैं, स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने? थॉमस वेस्ट ने। सत्रहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना यह स्थापित किया गया था? तो कहाँ था ये भरूच, अर्थात केवल एक में भरूच में था। तो केवल ए दिया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ में और 1625 ईस्वी तक देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो कहाँ किया गया था? तो सूरत में, अर्थात 1613 में ये किया गया था अस्थायी रूप से। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज। इनमें से डच, फ्रांसीसी, इसमें से कौन किया था? तो अंग्रेज ने किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बई हस्तांतरित कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई किससे लिया था? ये पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का जो है, के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब शहादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेज को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 चला था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये किसके बीच क्या था? पेरिस की संधि पूछ रहा अर्थात। तो प्रथम इसका अंत जो हुआ था एक्स-ला-शापेल के संधि के द्वारा इसका अंत किया गया था। तो पहला का 4 हो गया, 1 मिनट। फर्स्ट का 4 ऑप्शन सी में, इसके अनुसार हो जाएगा सी। ए का 4, बी का ए का हो गया 4, एक मिनट। देखते हैं इसका डायरेक्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल शापेल की संधि से अंत हुआ और तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि से अंत हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, तो ये बोल रहा है ये गलत है। देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये तो सही है। भी देखते हैं। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 1754, यहाँ 52 दिया गया था, इसलिए ये गलत हो गया था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते एक बार। उपयुक्त दिए गए युद्धों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो कब हुआ था? 1761 में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले था। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता था उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया। अर्थात अंग्रेज के बारे में ये बोल रहा है। जो डुप्ले किया उसको और एक्सटेंड आगे बढ़ा के उसका फ़ायदा सब ज़्यादा किसने लिया? तो अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो फ्रांस कहाँ लगाया था? ये सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश ओरिएंटलिस कहा गया।
फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो किसके द्वारा? लुईस 14वें के द्वारा, उसी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलवर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका चिनसुरा और हुगली, बी और सी हो गया, बी और सी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो ये 1632 में किया गया था डच के द्वारा। देखते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डच ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी डेक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। यही होना चाहिए, हाँ यही है। फ्रांसीसियों की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना हास्य हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो सबसे पहले पुर्तगाल आएगा, फिर आएगा डच, फिर फ्रांसीसी। एक मिनट। पुर्तगाल 1, 2 पे आना चाहिए फ्रांस, 3 पे डच, 4 1 पे, लास्ट में आया अंग्रेज। तो लास्ट थर्ड या क्या हो जाएगा इसमें दिया है। उनके तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। बी दिया अर्थात 4 2 1 3। अच्छा, प्रवेश दिया, उनके प्रवेश का सही क्रम दिया, कंपनी का स्थापना नहीं, तो प्रवेश का सही क्रम दिया है, बी है। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 49। सही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रेवनकोर, ट्रेनकोवार, सद्रास।
1 मिनट इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो पांडिचेरी हो गया, फ्रेंच गोवा, पुर्तगीज, ट्रेन के वार ये हो गया डेनिश डेन के द्वारा, और साद्रास डच के द्वारा। 50 नंबर देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये कहाँ से होता था? ये बिहार से होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आया था? ये फ्रांसीसी आया था व्यापार के रूप में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपिया में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन है? तो अंग्रेजों का कौन सा देन है? तो इसका कोई भी नहीं देन है। तो अंग्रेज के इनमें से कोई भी देन नहीं है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेज की भारत को कोई भी देन नहीं, अर्थात अंग्रेज के द्वारा इसमें से कोई नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये बोला था टीबी मैकाले। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते इसका क्या दिया था सोल्यूशन। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स ला सापेल जो 1748 में संधि हुआ था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा, अर्थात केवल दो में क्या दिया है? नहीं, ए और दो दोनों सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। कथन 1 और कथन 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये भी सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक, तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि ये सब शामिल थे, जिस वजह से इसे सफलता मिला अंग्रेजों को। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका अगला टॉपिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।